चले भाई लोग, गुड मॉर्निंग मरहूं, गुड मॉर्निंग साउंड्स अ प्लान। चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, लास्ट डिस्कशन अपना चल रहा था, लास्ट डिस्कशन वापस से सुन लीजिएगा, उसके बाद वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम, इफ यू रिमेंबर। थैंक यू फॉर नॉट रिमेंबरिंग एज यूजुअल। ठीक है, सबसे पहला था ह्यूमन बीइंग। अच्छा एक सेकंड, व्हाई वी से दैट ह्यूमन बीइंग इज द ओनली इंग्रेडिएंट? क्योंकि हमने बोला ओनली ही इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ गिल्टी इंटेंशन। फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर है, ये ह्यूमन बीइंग था। नेक्स्ट क्या है? मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। हमने बोला एक ह्यूमन बीइंग जब गिल्टी माइंड के साथ कोई एक्ट करता है, एक ह्यूमन बीइंग गिल्टी माइंड के साथ एक्ट करता है जिसकी वजह से किसी को क्या होती है? इंजरी होती है। तो इन सबको मिला के आप क्या बुलाते हो? क्राइम बुलाते हो। इसीलिए चार चीजें हैं जो आप लोगों को हमेशा आईपीसी के अंदर क्रिमिनल बुलवाएंगी। पहला ह्यूमन बीइंग, गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट, विद दिस सामने वाले को इंजरी होना। श्योर इनफ? चलते हैं आगे। अच्छा इसके बाद मैंने आपको कुछ इसके एक्सेप्शंस पढ़ाए थे। एक अपन ने कहा था एक्सेप्शन जो था जहां पे लॉ ने क्या रखा है दैट मेंस्ट्रुआ इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे केस में मेंस्ट्रुआ की जरूरत नहीं होती है। इसमें मैंने आपको कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दिया था। सेकंड, पेटी केसेस, मैंने आपको फाइन्स एंड पेनल्टीज के केसेस बताए थे। थर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट, हाई गर्मी, ignorance of law. Fourth is ignorance of law. When I said ignorance of law का मतलब क्या होता था कि भाई आपका इंटेंशन खराब नहीं था, आपको एक्चुअली पता ही नहीं था, पर हमने कहा सर ignorance of law is no plea। आपको लॉ नहीं पता था, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपके ऊपर लॉ लागू नहीं होता। श्योर है? चलते हैं। इसके बाद एक्टस रिया पढ़ा था। एक्टस रिया का मतलब क्या होता है? आप लोगों का फाइनली एक एक्ट करना इज एक्टस रिया। एंड लास्ट है इंजरी टू another person. Now when I say injury, क्या इंजरी सिर्फ फिजिकल इंजरी हो सकती है? No, it can be mental injury, it can be any kind of injury. Reputation is an injury. Perfect. अब यहां से आप आ रहे हो स्टेजेस ऑफ क्राइम के अंदर। अच्छा देखो, और बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हो आप इसको। फर्स्ट, आप लोग कोई इंटेंशन नहीं रखते, सही बात है। अच्छा इंटेंशन का मतलब क्या होता है? अपन इसको बाद में एक एक चीज को एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? जब कभी मैं कह रहा हूँ दैट आई हैव फॉर्म्ड एन इंटेंशन, आप बोल रहे हो सर आपने कोई डिजायर क्रिएट की, यू हैव समथिंग इन योर हेड कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे इससे ये बेनिफिट होंगे। अच्छा एक सेकेंड, एट द सेम टाइम ये जो चीज मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे फायदा होने वाला है, मुझे ये भी पता है कि इससे दूसरे का क्या नुकसान होगा। श्योर है? फैक्ट है। Now this is called intention। जब आपको पता था कि आपके इस एक्शन से क्या होने वाला है, आपको अच्छी तरह से पता था इसका क्या फायदा होगा, और फिर भी आप आगे बढ़े और आपने एक्ट करने की कोशिश करी, तो आपका इंटेंशन समझ में आता है। एकदम सही है। अच्छा सबसे पहला इंटेंशन, अब देखो ना इंटेंशन किसी इंसान का क्या होता है ना, कभी समझ नहीं आता। आप जब तक उसका एक्ट नहीं देखोगे तब तक अपन समझ नहीं सकते। इसीलिए इंटेंशन पर से आप नहीं समझ सकते कि उसके दिमाग में क्या है। However, सेकेंड स्टेप जैसी वो प्रेपरेशन में एंटर करता है, आप समझ पाओगे कि वो क्या करना चाह रहा है। प्रेपरेशन का मतलब क्या होता है? आपकी इंटेंशन से जो आपने ऑब्जेक्ट सेट किया था पहुंचने के लिए, उसके लिए आपने प्रेपरेशन करी। अब इस प्रेपरेशन का मतलब है कि ऑल थिंग्स नेसेसरी टू फुलफिल योर इंटेंशन इज नथिंग बट प्रेपरेशन। अच्छा अब इसके बाद थर्ड चीज देखिए, हर चीज कह रहा है अटेम्प्ट। अभी तक देखो नुकसान हुआ नहीं, पहले इंटेंशन फॉर्म किया, तैयारी करी और अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी भी तरीके का कोई भी अटेम्प्ट, इंजरी अभी तक हुई नहीं है, अभी तक सिर्फ आपने उस चीज को एक्चुअली करने की कोशिश करी। आई वॉन्टेड टू किल समवन, कैसे मारना है? एक कार एक्सीडेंट से मारेंगे उनको। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फैकल्टी है, मैं उनके जितना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। वन, अभी तक मेरा इंटेंशन, मुझे अच्छी तरह से पता है इस एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो जाएगी, पर मैं जानबूझ के कार से मार रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है और मैं बोल सकता हूँ इट इज एन एक्सीडेंट। वेल प्लान्ड, वेल इंटेंशन कि क्या करना है। अच्छा फायदा ही पता है, अगर वो नहीं है तो मैं बेस्ट हो जाऊंगा। मैं कहा ठीक है सब सेट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े। मैंने प्रेपरेशन की, मैंने कहा खुद की गाड़ी से एक्सीडेंट करूंगा वो पापा के नाम पे, तो एक बार के लिए पापा को अंदर जाना पड़ेगा। व्हाट आई डू इज विकास सर की गाड़ी ले जाता, सर संभाल लेंगे, ठीक। तो मैंने सर को कहा कि सर आज के लिए आप मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं आपकी गाड़ी ले जा रहा हूँ, कल वापस दे दूंगा आपकी गाड़ी। सर ने कहा जी ले जाइए, प्रेपरेशन एकदम ठीक है। अब उसके बाद एक सिग्नल पे कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग हुई है कि मैंने रैश ड्राइविंग करते हुए किसी के पीछे भागा हूं, आगे वाला इंसान भी अपडेटेड था, उसने पूरी तरह से गाड़ी भगाई और मैं उसके पीछे भगा रहा हूँ ना। अभी तक उसको कोई इंजरी नहीं हुई, बट यू हैव अटेम्प्टेड। अच्छा अटेम्प्ट किया है, फाइनली आप किस तरफ लीड करोगे? कमिशन ऑफ क्राइम। ये होती हैं आपकी चार स्टेजेस, जहाँ इंटेंशन से आप प्रेपरेशन में एंटर करते हो, प्रेपरेशन से आप
अटेम्प्ट में एंटर करते हो और अटेम्प्ट से आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हो। श्योर इनफ? अच्छा आप मुझे बताओ, जब मेरा इंटेंशन था उस इंसान को मार देने का, क्या तब आप मुझे पनिश कर पाओगे? आपने बोला बहुत मुश्किल है। कैसे करेगा? खाली इंटेंशन फॉर्म करने के हिसाब से किया तो आधा भारत जेल में हो, नहीं कर सकते हो। सो इंटेंशन से पर से कोई इंसान पनिशेबल नहीं हो सकता। हाउएवर हमने कहा था कि क्राइम में सबसे पहले आपका इंटेंशन ही प्रूव किया जाता है, पर वो कब? जब वो एक्ट कर लेता है। याद है क्या? द एक्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जस्ट, याद है? टू कमिंग बैक नाउ द लास्ट स्टेज, आई एम सॉरी यहाँ पे नहीं बढ़ना अपने, आप आ जाए पहले फर्स्ट स्टेज पे हैं, जब आप सिर्फ इंटेंशन फॉर्म कर रहे हो। सो क्रिमिनल इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इंटेंशन इज द कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैसिलिटीज, अच्छा मेंटल फैकल्टीज। अच्छा आप ध्यान देना इधर, इसने क्या बोला? कॉन्शियस एक्सरसाइज। व्हाई दे हैव यूज्ड दिस वर्ड कॉन्शियस एक्सरसाइज? आपने इंटेंशन फॉर्म की है और उस टाइम फॉर्म की है जब आप प्रॉपर्ली हर चीज समझ पा रहे थे। अगर वो इंसान पागल होता तो वो कॉन्शियस इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकता था, हेंस आईपीसी उसको रिलीव किया। पर क्योंकि वो कॉन्शियसली सोच सकता था, आईपीसी उसको पनिश कर रहा है। ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ पर्सन टू डू एन एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग और satisfying a purpose. Now that now intention means doing any act with one's will, desire, voluntariness, malified and for some purpose. अब इन सारी चीजों का मतलब समझो, मतलब और डायरेक्शन एक ही तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बात समझेगा? मेरे को किसी ने जबरदस्ती इंटॉक्सिकेट कर दिया, फोर्सफुली कोई इंजेक्ट कर दिया, कुछ कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके बाद मैं सबसे लड़ रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ। इस केस के अंदर यहाँ पे क्या आप मुझे आईपीसी में एज ए क्रिमिनल डील कर पाओगे? आपने बोला मुश्किल है। क्यों? मैं कॉन्शियस माइंड में नहीं था, प्लस मैं अपनी विल से इंटॉक्सिकेट नहीं हुआ था, वरना तुम बोल भी देते भाई कि मेंसरा के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसके अंदर आप यहाँ आ रहे हो, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या बोला? विथ वंस विल, मेरी इच्छा से, डिजायर एंड विल आर वन द सेम थिंग। वॉलंटरी, आउट ऑफ योर ओन विल, तीनों वर्ड सेम है। एंड ये जो विल है ये गलत विल थी। एंड मैलिफाइड एंड फॉर सम पर्पस। मैलिफाइड का मतलब होता है रॉन्ग इंटेंशन। वो इंटेंशन में नहीं है, आपने कर दिया ना अटेम्प्ट। धमकी देना मतलब अटेम्प्ट करना हो गया ना, मैं तुझे मार दूंगा, आपने अटेम्प्ट कर दिया है, बोल दिया इसको सामने वाले को। इंटेंशन जब तक आप तक है, अभी तक इंटेंशन है। जैसे ही आपने कोई हरकत करी, आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, एकदम ठीक है। अच्छा मैं आई गिव यू एन एग्जांपल, आप मुझे बताना ये कहाँ चल रहा है। तो है ना, मैं परसों से आपकी बुक्स में लगा हुआ था, और कल रात को 11 बजे जब सब खत्म हुआ, मैं मेरे फ्लैटमेट दोनों उठे, हमने कहा चलो हम जा रहे पार्टी पर। एक बहुत अच्छी पार्टी में गई, वहाँ देखी मुझे तुम्हारी फ्यूचर भाभी, अभी पहली वाली फ्यूचर भाभी दिख गई तुम्हारी, ठीक है, अति सुंदर। तो अच्छा अभी इंटेंशन क्या है कि डांस करते 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 कब उनकी ग्रुप में घुस जाना पता भी ना पड़े, उसमें ना व्हाट्सएप, ठीक है, ये सेट था। अच्छा अभी ये सब ठीक है, ये सिर्फ इंटेंशन फॉर्म थे, ठीक है। फिर जैसे ही मैं क्लब में एंटर किया, सामने वाले एंट्री में जब अंदर जा रहा था तो वहाँ के बाउंसर ने मुझे रोक लिया। He said, सर स्टैग्स नॉट अलाउड। मैं कहा ऐसे मत कर, अंदर जाऊँगा तभी तो कपल बनूंगा मेरे भाई, नहीं जाने दिया। ठीक है मैं बाहर गया, बाहर कोई दीदी खड़े थे, मैं कहा दीदी 2 मिनट अंदर, उसके बाद वापस आ जाना। दीदी मुझे अंदर तक छोड़ के, अब दीदी नहीं जा रही, मैं दीदी आप तो जाओ, दीदी को भेजा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उस लड़की के पास मैं गया तो बीच में 2 लड़के आ गए। ये सच्ची स्टोरी भाई, कल का दिल दुखा है, अभी बस व्यक्त कर रहा हूँ। बीच में 2 लड़के आ गए, बाल की दुकान, पूरे इतने बड़े बड़े, अरे नहीं यार, हरी सरों से कब का हटा देता मैं बड़े बड़े बाल, एंटर कर चुके हैं अंदर। तो उन लोग बात कर रहे थे, लड़की बात कर रही थी, मैं एंड में गया, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बोला कि अच्छा मैंने कुछ भी अपना एक स्लोगन डायलॉग मारा, तुम्हें क्या बताऊँ मेरी कैश लाइन हो, ठीक है एकदम। तो मैंने अपना कुछ डायलॉग मारा, जिसकी वजह से वो दूसरा बंदा ऑफेंड हो गया। वो आगे मुझे क्या बोला, मैं आपको नहीं उनको बोला। तो वो मेरे पीछे एकदम ऐसे एग्रेसिवली आ गया। अब मुझे एक बात बताना, उसने बोला साले यही मर जाएगा मेरे हाथ से, यही मर जाएगा। अभी यहाँ तक मुझे एक बात बताओ, हम क्राइम की कौन से रीम में एंटर करके सामने वाले की तरफ से, वो लड़का ऑलरेडी उस लड़की से बात कर रहा था, मैंने कुछ बात करी, उसने मेरे को धक्का दिया और कहा सारे यही मर जाएगा। अटेम्प्ट हो गया, मरा नहीं अभी तक, तो सिर्फ उसने धक्का दिया, धक्का लगा, मैं गिर गया, गिर के मुझे यहाँ पे चोट लगी है,
हाँ, तो भाई अब क्या हुआ कि अरे यार तुम कहानी सुनो ना, या हाथ की बैंडेज में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हाँ, और मैं गिर गया, ठीक है एकदम। भाई को हुई है बेइज्जती, जो तुम्हारी भाभी बनने वाली थी वो पीछे से हंसी है एकदम, ठीक है। उठ के मैं गया बाहर, मैं कहा बस आज बहुत हो गया, अगर आज ये सह लिया तो कब तक दबता रहूंगा ऐसे, आज नहीं होगा। बाहर गया, 2-5 मिनट सोचा, मैं कहा आंदे साले को बाहर, बताता हूँ उसको। वो बाहर आया, मुझे पता था कि वो उस लड़की के साथ बाहर आएगा। पहले मैंने कहा भाभी आप साइड हो जाओ, उसके बाद मैंने उसे मारा, तुम सबकी ठीक है, आप साइड हो जाओ, और उसके बाद उसको मारा। अब इधर मेरे को बताना कि मैं कौन से रीम में एंटर कर चुका हूं। कमीशन ऑफ अ क्राइम। सर कमीशन ऑफ अ क्राइम क्यों? देखो अब है ना, आपके इस पूरे केस को समझो। आप पहले बहुत अच्छे इंटेंशन से या फिर कोई भी इंटेंशन से अंदर गए साथ में डांस करने, क्योंकि कोई बीच में 2 और हीरो आ गए तो आप साइड लाइन हो गए। फिर उस हीरो से आपने धक्का खाया, फिर उसके बाद धक्का खा के आप बाहर चले गए। अब बाहर जाके आपको इंटेंशन आया कि आपकी बेइज्जती हुई है। अब बेइज्जती होने की वजह से आपने वॉलंटरीली एक विल क्रिएट किया अपने अंदर कि अब मैं बदला लूंगा, ये इंटेंशन है। अभी तक अगर मैं यहां कुछ नहीं करता तो आप चुप रहते, आप बोलते ठीक है। उसके बाद मैंने वहां पे उठाई एक खाली बॉटल कि आज तो उसके सर पे ही मारनी है। प्रेपरेशन, अभी तक बॉटल मारी नहीं है, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जगल कर रहा था, ऐसे ऐसे खेल रहा था, मैं कुछ भी कर सकता था, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ प्रेपरेशन। वो बाहर आया, मैंने उसको हटाया, हाथ रेडी किया उसे मारने के लिए। दिस इज रेडी एन अटेम्प्ट। अच्छा, मैंने बॉटल फेंकी, बॉटल मिस हो जाती, तब भी मैं कौन से रीम में आ गया था? अटेम्प्ट की रीम में आ गया था। हाउएवर जैसे ही वो बॉटल उसको लग गई, ये क्या हो गया? कमीशन ऑफ अ क्राइम। अब देखो, तुमने कहा सर जब पहले जो इंटेंशन थी और शायद जो पहले प्रेपरेशन थी, इनमें शायद तक आपको ना पकड़ा जाए, क्योंकि प्रेपरेशन भी इतना इजीली समझ में थोड़ी आती है। भाई बॉटल लेके बैठा हूं मैं आराम से, आपको क्या करना है? कुछ भी हो सकता है। यहां पे चीज समझो, इंटेंशन पे तो तुमने 100% मेरे को पनिश नहीं किया, ये बात तो नक्की हो गई, हटा दिया साइड में। प्रेपरेशन में आपने बोला बहुत मुश्किल है पनिश करना, क्योंकि अभी तक तूने कुछ किया नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहा था। हल्का सा एक अटेम्प्ट का कुछ दिखता तो सही, उस रीम में एंटर करता तो अपन बात करते। पर जैसे ही मैंने बॉटल फेंकी, ये अटेम्प्ट रीम है, अब उसको इंजरी होना ना होना बहुत नेग्लिजिबल है। मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, और ये अटेम्प्ट करना मतलब कि मैं क्राइम के जोन में एंटर कर चुका हूं, श्योर ना? और उसके बाद अगर उसे लग गया तो आपने कहा कि ये कोई दूसरा कमीशन ऑफ क्राइम होगा, नहीं भी लगा तो भी ये अटेम्प्ट वाला क्राइम तो होने ही वाला है। डू यू एग्री विद दिस? जैसे अपन मर्डर के लिए कहते हैं, मर्डर भी होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी होता है, दोनों चीजें हो सकती है ना, बस वही बात करनी थी। अब आराम से देखते हैं, अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़ा जिसमें आपने मेरी इतनी बेइज्जती सुनी है, उसे कैसे समझा जाएगा। क्या मैंने कोई कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैकल्टीज की थी कि मुझे क्या करना है? की थी, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग अ पर्पस, इंटेंशन मीन्स डूइंग एनी एक्ट विथ वंस विल, डिजायर, वॉलंटरीनेस, मैलाफाइड। मैलाफाइड मतलब रॉन्ग इंटेंशन। सर फोड़ के मैं कोई बढ़िया नहीं कर रहा था वहां पे। इन द आईपीसी ऑल दीज वेरिड एक्सप्रेशंस फाइंड प्लेस इन द वेरियस सेक्शंस ऑफ द कोड। नेक्स्ट, प्रेपरेशन। प्रेपरेशन का मतलब क्या होता था? तैयारी करना। Preparation means to arrange necessary measures for commission of intended criminal act. आप जो क्रिमिनल एक्ट करना चाह रहे हो उसके लिए जो भी नेसेसरी पदार्थों की जरूरत है उसको एकजुट करना, इसको आप कह रहे हैं प्रेपरेशन। प्रेपरेशन इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल, खाली तैयारी करना इज नॉट पनिशेबल, as it is difficult to prove that necessary preparation were made for commission of the offense. आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो तैयारी उसने की थी ये कमीशन ऑफ द ऑफेंस के लिए है? जो मैंने कहा था, इंटेंशन तो पनिश हो ही नहीं सकती, पनिशमेंट भी, आई एम सो सॉरी, प्रेपरेशन भी एक बार में आप डायरेक्ट पनिश नहीं कर पाओगे जब तक आप इतना क्लियरली ना बता पाओ कि ये जो प्रेपरेशन थी ये एक्चुअली आपके उसी ऑफेंस को करने के लिए थी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा। अच्छा, ये अभी रिसेंट सच वाला केस है अब जो मैं बता रहा हूं। मेरे जो शेफ हैं उसने उस दिन बोला कि चिराग भैया यार घर पे अपने पास तेज धार वाला चाकू नहीं है, प्लीज चाकू लेके आना है, आप ले आओगे? मैं कहा यार मेरे पास टाइम नहीं होता, आप पैसे पकड़िए आप ले आइएगा। अच्छा ना, ये बेचारे बड़े सीधे होते हैं और प्लस वो नेपाली, ठीक है, तो चाकू से उसका अलग अटैचमेंट, बड़ा सा खंजर जैसा चाकू लिया उसने। और एक्चुअली वो जो होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे नहीं यूज करते इतने बड़ी बड़ी धार वाले चाकू, आप जैसे कुछ भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब वो चाकू लेके भैया आ रहे हैं बाहर सोसाइटी के, और जेन्युइनली वो चाकू हाथ में पकड़ के आ रहा है। और अच्छा ये फैक्ट है, ऑन दिस ये फैक्ट है, उसके पुलिस वालों ने रोक लिया बाहर सोसाइटी के बाहर, वहां पे हमारी सोसाइटी के बाहर उस टाइम पुलिस थी, रोक लिया। कहाँ जा रहा है? बोला D604। अबे तेरे से ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ जा रहा है का मतलब, अबे चाकू लेके कहाँ जा रहा है? तो बोला हाँ जी भैया मैंने वही बोला। तो उसका फोन आया
कि भैया ये मेरे को बोल रहे हैं कि तुमको थाने आना पड़ेगा, तुम सीधा सीधा फ्लैट नंबर बोल रहे हो, चाकू लेके उनके घर पे जा रहे हो। मैं कहा मेरी बात करा दे। मैं कहा भैया हम नहीं बोला था उसे चाकू लाने के लिए। बोले भैया ये जाहिल आदमी इसे हाथ में चाकू यूं लेके घूम रहा है वहाँ पे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे समझा नहीं होगा, प्लीज भेज दीजिए, चाकू मैंने ही मंगाया। तब उसको छोड़ा है और ऊपर भेजा है उन लोगों ने। अभी यहाँ पे समझना, वैसे प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं थी, पर ऐसे जाहिल की तरह चाकू लेके जाओगे तो क्या होगा? गेटिंग द डिफरेंस? यस वी आर गेटिंग द डिफरेंस। अच्छा अब इसी जगह पे, अच्छा मेरा शेफ छूट गया बड़ा, क्योंकि नॉर्मली समझ में आ गया कि भाई चाकू का क्या काम है। लेट्स सपोज इसी जगह पे दूसरा चीज, एक बंदा पकड़ाया, उसके पास आरडीएक्स पड़ा हुआ है, उसके पास आरडीएक्स पड़ा हुआ है। व्हाट डू यू से? सर फोड़ने की जरूरत है बम? नहीं। आपने बोला सर यहाँ प्रिपरेशन ही बहुत है, बम बनाने का सामान आपके पास क्यों रखा हुआ है? जाहिर सी बात है इससे आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू ब्लास्ट। तो कभी कभार प्रिपरेशन भी पनिश कर जाती है, कभी कभार प्रिपरेशन पनिश नहीं करवा पाती है। तो हम यही कहते हैं कि खाली प्रिपरेशन जरूरी नहीं, सामने वाले का कुछ एक्ट होना चाहिए। आ जाए। बट इन सर्टन एक्सेप्शनल केसेस मेयर प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल। देखिए कौन से? टू वेज अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप तैयारी भी कर रहे थे ना मेरे देश के खिलाफ बगावत करने की, खत्म, आप अरेस्ट हो गए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फॉर काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स। ये बहुत बड़ा केस है। अपन लोग जब इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़ रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपको आराम से बताता हूँ, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा केस है। बट स्टिल अभी के लिए अपन क्या चीज डील करना चाह रहे हैं इसमें, ये हो रहा है काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स। मतलब कि आपने क्या किया, या तो कोई जाली दस्तावेज बनाना चालू कर दिए। अच्छा ना, एक टाइम था महाराष्ट्र के अंदर, ये बहुत प्यारा केस था जिसमें इन लोगों ने क्या किया। अच्छा अपन लोग बोलते हैं ऑन स्टैम्प पेपर, ऑन स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर क्या होता था? जुडिशियल पेपर वैल्यू होती थी 100 रुपए का स्टैम्प, 500 रुपए का स्टैम्प, आप स्टैम्प लेते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र में नकली स्टैम्प पेपर बना के देना चालू कर दिया, 500 रुपए का नकली पेपर। अब आप समझोगे कैसे कि वो नकली की असली है? क्योंकि कोई तरीका ही नहीं होता था उसको समझने का। अब इसकी असलियत कब समझ में आती थी? जब इस पे लिखा हुआ पेपर में जो है वो गलत हो जाए और आप कोर्ट के आगे जाओ ये पेपर लेके और कोर्ट बोले कि ये पेपर तो हमारा है ही नहीं, तब तक के लिए तुम वो स्टैम्प पेपर लेके घूमते थे। इन लोगों ने करोड़ों के पेपर डाल दिए मार्केट में। इसके बाद इंडियन स्टैम्प एक्ट ने बोला कि एक काम करो, एवरी स्टैम्प शुड बी नंबर्ड। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, आप देखना आप कोई भी स्टैम्प लेंगे ना, इट विल ऑलवेज बी नंबर्ड। क्यों नंबर किया गया? ताकि स्टेट के ऑफिशियल नंबर से मैच होते रहे और वो उनकी डिजिट्स पे चलता है, आप अपने अलग से नंबर प्रिंट भी नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आ रही थी जब आप स्टैम्प पेपर को काउंटरफीट कर रहे थे या फिर अपने यहाँ की करेंसी को काउंटरफीट कर रहे थे। तो ऐसे केस के अंदर हमने ये नहीं जानना कि आपने अभी तक काउंटरफीट किया या नहीं किया, मतलब जाली दस्तावेज बनाए या नहीं बनाए। आप बनाने वाली पोजीशन में थे, बात खत्म। आपके घर पे कोई आया, आपके घर पे नोट छापने वाले प्लेट्स पड़े हुए हैं, आपने छापे थोड़ी है, सिर्फ मशीन रखी है ऐसी पड़ी है, चलेगा क्या? तेरे छापने की जरूरत है ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली पता पड़ रहा है कि इस मशीन को लाके तो गन्ने जूस तो लगाएगा नहीं। तो यहां पे स्ट्रेट हो गया कि तुम्हारी इस मशीन को सीज किया जाएगा और तुम्हें पनिश किया जाएगा। थर्ड, possessing counterfeit coins, false weights or measurements and forged डॉक्यूमेंट्स। आपके पास कोई जाली दस्तावेज पाए गए, कोई नकली नोट पाए गए। अच्छा अगर आपको ना पता हो कि अगर आपके पास कोई नकली नोट आ गया, जब आप बैंक जाते हो ना, उस नोट को वहीं लेके फाड़ दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा, वो पैसे तुम्हारे गए, जीरो, खत्म। हाँ जी पराग, क्या कर रहा है बेटा? नोट असली नोट नकली देखो, समझेगा नहीं? मतलब वैसे अभी तक मैंने ये वाला काम चालू किया नहीं है कि नोट सही गलत वाली फीचर्स बताऊं, बट प्लीज आप गूगल करें, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसके ऊपर, काफी कॉपी हैं। लास्ट, मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। डेकॉइटी क्या है? डकैती। डेकॉइटी इज डकैती। आप लोग डकैती करने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा याद रखना एक चीज, भारत में डकैती को आईपीसी के अंदर बहुत सीरियसली लिया जाता है। अच्छा चोरी और डकैती में फर्क क्या है? चोरी छुप के होती है, डकैती चौड़ में होती है। मैं वापस बोलता हूँ, चोरी छुप के होती है, डकैती चौड़ में होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे घर में आके गन लेके बैठा है और आराम से कह रहा है भाभी आप चाय बनाओ, जब तक दूसरी वाली भाभी आप सारे जेवरात लाओ, ये होती है डकैती। श्योर है ना? एकदम ठीक है। इंडिया में डकैती को बहुत बुरी पनिशमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यूजुअली डकैती करने के बाद ये सामने वाले लोग वहां के लोगों को मार देते थे। फिक्स है, डकैती करके वहां के लोगों को मार देते थे। आपको गब्बर सिंह ने एग्जांपल भी सेट करके दिखाया, शोले मूवी अगर आपने देखी हो। गब्बर सिंह वाज अ सर्टिफाइड डिजिटल सिग्नेचर होल्डर टेररिस्ट इन द नेम ऑफ डकैती होल्डर। एकदम ठीक है क्या? बहुत ही अच्छे डकैती होल्डर थे वो। तो सेक्शन 399 गब्बर के लिए ही बना। एकदम ठीक है। अब एक बात समझो, मैं क्यों बोला कि डकैती बहुत खतरनाक है। इंडिया आपको मर्डर पे डेथ नहीं देती, पर अगर आपने डकैती प्लस मर्डर किया है तो आपको डेथ है।
पनिशमेंट देते डायरेक्ट हम लोग। अच्छा ऐसा क्यों है सर? एक टाइम था जब सबसे ज्यादा भारत की बड़ी दिक्कत डकैती हुआ करती थी, क्योंकि इंसान इंडिया के अंदर इतना टैलेंटेड था नहीं कि हर जगह पे काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मेन बिजनेस हो जाता था डकैती करना एकदम। हाँ हाँ, अच्छा मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, डकैती बहुत शानदार प्रोफेशन हुआ करता था एक टाइम पे। तो उसे कर्व करने के लिए इन लोगों ने मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी भी पता पड़ गया ना कि आपने कहीं पे डकैत करने की कोशिश भी करने की सोची है, तैयारी कर रहे हो, उसकी पनिश कर दिया जाएगा एकदम। ठीक है। अच्छा अब डकैती करने की प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? आपके पास वेपन्स निकल रहे हैं, ठीक है, आपके पास वेपन्स निकले, अपन लोग ने किसी घर के बारे में इर्द गिर्द बहुत बार घूमे, उनके एंट्री पॉइंट्स ये सब देखे हैं और ये समझ में आ रहा है कि आप उधर बहुत बार घूम रहे थे। ऐसे केस के अंदर सामने वाले बंदों को आप लोग क्या बोलते हो कि आपने प्रिपरेशन की डकैती की, उस केस में भी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हम लोग को जरूरत नहीं है ऐसे केस में आगे उनके अटेम्प्ट होने देने की। डन। दो चीजें पढ़ी आपने, क्या क्या थी? पहला, इंटेंशन, इज इंटेंशन पनिशेबल? नो। सेकेंड, फर्स्ट क्या है? इंटेंशन, इज इट पनिशेबल? सेकेंड, प्रेपरेशन, इज इट पनिशेबल? माइट बी, एकदम ठीक है। चलो तीसरा, अटेम्प्ट। अच्छा ये पनिशेबल होगा कि नहीं? ये तो 100% बॉटल फेंकने वाला टाइम आ गया है। अटेम्प्ट विच इज द थर्ड स्टेज इन द कमिशन ऑफ अ क्राइम इज पनिशेबल। अटेम्प्ट हैज बीन कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी क्राइम। अटेम्प्ट को मतलब क्या बोला जाता है? प्रिलिमिनरी क्राइम, ठीक है, एंड इट इज पनिशेबल। प्लीज इसको ध्यान देना। यहां पे सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी डज नॉट गिव एनी डेफिनेशन ऑफ अटेम्प्ट। अगेन आईपीसी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, अटेम्प्ट मुझे नहीं पता, बट सिंपली प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। अटेम्प्ट मीन्स डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमिशन ऑफ अ क्राइम। बॉटल फेंकना, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमिशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर नेसेसरी प्रिपरेशंस। गुस्से में बाहर गया, बॉटल उठाई, वेट कर रहा था, आया, एम करके फेंका। इस पूरे केस में आफ्टर नेसेसरी preparations have been made, it should be noted that whether an act amounts to an attempt to commit a particular offense is a question of fact depending on the nature of crime and steps necessary to take in order to commit it. अब ये लास्ट वाली चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। It is to be noted that whether an act amounts to an attempt, आप कब मानोगे कि एक हरकत अटेम्प्ट हुई है? To commit a particular offense is a question of fact. What do you mean by question of fact? Anyone who has ever heard about question of fact? Question of fact के ऊपर आप लिख सकते हैं subjective question. Question of fact के ऊपर आप लिख सकते हैं subjective question. सर अब subjective का मतलब बता दो। ठीक है, subjective question के नीचे आप लिखें varies from case to case. Varies from case to case. हम आपको attempt की कोई एक straight jacket definition नहीं दे सकते। एक टाइम पे जब मैंने बॉटल फेंकी तो आपने उससे अटेम्प्ट बोला। अच्छा अब इसको क्या बोलोगे? मैंने कहा यार रात का टाइम है, मेरा निशाना चूक ना जाए, मैं बाहर प्रैक्टिस कर रहा था एक दो फेंक के। इज दिस अटेम्प्ट और नॉट? आपने बोला भाई क्या कर रहा है? मैं कहा कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये अटेम्प्ट है कि नहीं? आपने बोला ये अटेम्प्ट है, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट अटेम्प्ट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन। कभी कोई चीज अटेम्प्ट भी हो सकती है, कभी कोई चीज अटेम्प्ट नहीं। आप ये भी तो बोल सकते हो प्रैक्टिस कर रहा है मतलब प्रेपरेशन कर रहा है। Anything can be there. So what we are trying to say कि ये एक बड़ा subjective concept है। इसकी कोई straight jacket answer नहीं है कि 2 + 2 = 4। मतलब ये और ये किया तो attempt हो जाएगा। Attempt is anything जो direct force दिखाए। Attempt is anything जो direct force दिखाए towards commission of an offense। आपने अगर कोई भी ऐसी हरकत करी। चलें आगे। Depending on the nature of crime and steps necessary to take it in order to commit it. Done? Last, commission. कर दी हरकत। The last stage in the commission of crime is its accomplishment. If the accused succeeds in his attempt, the result is the commission of crime. अगर आपकी कोशिश में आप कामयाब रहे तो हासिल किया है आपने जो पदवी, उसका नाम है crime. And he will be guilty of the offense. If his attempt is unsuccessful, he will be guilty for an attempt only. देख रहे हो फर्क यहाँ पे? अगर वो जीत गया और उसका क्राइम सही रहा तो हम बोलेंगे he is guilty of offense, और अगर उसका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा he is guilty for an attempt only. If the offense is complete, the offender will be tried and punished under the specific provision of IPC. Done? कुछ समझने का नहीं इसमें? ठीक है, अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? Stages. ठीक है, स्टेजेस में सबसे पहला intention, second preparation, third attempt, fourth commission of crime. Commission of crime is punishable, true or false? True. Attempt is punishable, true or false?
फॉल्स, प्रेपरेशन इज ट्रू। कुछ भी बोलते चाल, चलो आ जाओ वापस से। प्रेपरेशन इज पनिशेबल, ट्रू और फॉल्स? ये पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, पेट में चाकू डालना सर। ट्रू और फॉल्स? फाउंडेशन में सिखाया था ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉल्स। चलो अप्रोप्रिएट आंसर सिखाया था, कुछ भी नहीं सिखाया था। लास्ट, क्रिमिनल इंटेंशन पनिशेबल और नॉट? मैंने इसमें फॉल्स पूछा ही नहीं, पनिशेबल और नॉट पूछा है जाहिलो। नॉट पनिशेबल, फॉल्स चिल्ला रहे हैं। अच्छा ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए इसके अंदर। अच्छा देखिए प्लीज आप मुझे बताइएगा, आपने कहा कि मैंने आपके ऊपर पत्थर फेंका है। मान लीजिए कि आपने अक्यूज किया है दैट आई हैव थ्रोन अ स्टोन एट यू। कोर्ट आपकी बात सुनते ही मान लेगा क्या? नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि कोर्ट एक बार के लिए दोनों पार्टीज को देता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन मतलब कोर्ट कभी भी आपको जज नहीं करेगा, कोर्ट कभी भी आपको जज नहीं करता। देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अच्छा आगे देखो नीचे नेक्स्ट क्या लिखा है? बर्डन ऑफ प्रूफ। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि मैंने ऐसा किया है, तो प्रूफ भी कौन करेगा? जिसने इल्जाम लगाया वही प्रूव करेगा। अगर मैं कहूं जो इल्जाम लगाता है वो कंप्लेनेंट है, और कंप्लेनेंट को तुम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूशन बुलाते हो, तो प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव दैट आई हैव डन दिस ऑफेंस। मेक सेंस? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या कहता है? अभी के लिए दोनों के दोनों इनोसेंट हो, प्रूव कर दिया तो एक नहीं है। चलेगा? लेट्स स्टार्ट। There is a presumption of innocence in favor of any person accused of committing any crime. अच्छा, there is a presumption in favor of any person accused. Accused मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगाए। कोर्ट पहले से एक presumption रखती है कि नहीं वो क्या है? innocent है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले से presumption बना लिया कि वो criminal है, तो इस टाइम पे आप लोग सब कुछ उसके अगेंस्ट ही सुनने वाले हो, आप उसके फेवर में कोई बात सुनोगे ही नहीं। इसीलिए the presumption of innocence is always in favor of accused. It means that in the eyes of law, the accused is innocent till it is proven otherwise. Sure? अगर आप चाहें तो यहां पे एक लाइन डाल सकते हैं, everyone is innocent. Everyone is innocent until proven guilty. Until proven guilty. Everyone is innocent until proven guilty. अच्छा ये प्रिजम्पशन इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाले प्रोसिक्यूशन को कोर्ट का ये प्रिजम्पशन गलत प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड दैट क्राइम के अंदर कोई भी 100% नहीं होता। यू कैन नॉट प्रूव अ केस 100%। आप हमेशा कोर्ट के सामने एक माहौल बनाते हो, आपने अपनी कहानी सुनानी है, ये बंदा अपनी कहानी सुनाने वाला है बाद में, जिसकी कहानी बेटर वो केस जीतेगा। ये पहला फैक्ट। दूसरी चीज, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या कहता है कि जिस पे तुमने इल्जाम लगाया वो एकदम इनोसेंट है। अब तुम्हारा काम है कोर्ट के दिमाग में इतना डाउट क्रिएट करना कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो और वो मानने पे विश्वास हो जाए, उसे विश्वास हो जाए कि इसने क्राइम किया होगा। सो नाउ व्हाट इज दिस बियॉन्ड रीजनेबल डेफिनेशन? अच्छा कोई ऐसा स्पेसिफिक आइडिया है क्या, मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज दैट दिस इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ नहीं स्टोरी पर मतलब मैं कह रहा हूँ कोई परसेंटेज है क्या, मतलब दैट मोर देन 60%, 70%, 20%, ऐसा कुछ नहीं है। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भी वापस से एक बड़ा सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यहां से एक जना अपनी स्टोरी सुना रहा है, यहां पे एक जना खड़ा है ये बना करते हुए कि ऐसा कुछ भी हुआ था। जो बंदा ये स्टोरी सुना रहा है उसको मेरे को कन्विंस करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि एक बार के लिए मैं कन्विंस हो जाऊं कि सामने वाले बंदे ने क्या किया है। श्योर इनफ? So strong is this presumption that in order to rebut it, rebut का मतलब इस presumption को cancel करना, इस presumption को उल्टा करना। presumption क्या है कि सामने वाला बंदा क्या है? innocent है, और अपने को क्या चाहिए सामने वाली पार्टी को? कि कोर्ट मान ले कि वो innocent नहीं है। So strong the presumption is that in order to rebut it, the prosecution must prove it beyond reasonable doubt that the crime was committed by the accused. श्योर? कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि उस टाइम पे? हाँ यस।
हाँ हाँ हाँ, नहीं, आप ऐसा बोलो आई वॉज ड्रंक, बट इफ यू वर ड्रंक बाय योर विल देन दिस इज योर प्रॉब्लम। ऐसे तो सबका बहुत बड़ा डिफेंस बन जाए। हाउएवर इफ यू वर इंटॉक्सिकेटेड बिकॉज ऑफ समवन एल्सेज रेज, तब अपन इसको डिफेंस की तरह लेते हैं कि भाई मैं खुद सोच ही नहीं सकता था, दैट्स द प्रॉब्लम। पर इतना मतलब अपनी इंडियन कोर्ट से ना इतना मानती नहीं दैट आपको किसी ने जबरदस्ती इंटॉक्सिकेट कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि तुम इंडियन कोर्ट्स के सामने बात प्रूव कर दो कि तुमको जबरदस्ती कर दिया, तुम इतने भोले हो। ये मतलब इतना भोला प्रूव होना बहुत मुश्किल है, कर गए तो बहुत अलग बात है। तो मतलब ये वाले जो प्रूफ है ना, ये यूजुअली कौन कर सकते हैं, कोई माइनर हो और वो ऐसा क्लेम करे कि 25-26 साल के इंसान ने, 30-35-40 साल के इंसान ने मुझे कहीं पकड़ लिया, जबरदस्ती कर दिया। मेजर लोगों को तो इतना अच्छा डिफेंस मिलता ही नहीं है इस पर। आ जाए नेक्स्ट अप इज टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। अच्छा अब देखिए, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बहुत टाइम पास है। एक, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एक आपको डेथ मिल सकती है, एक आपकी जमीन जायदाद जब्त की जा सकती है, और फाइन तो होते ही हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेसिक 4 हैं जो अपने को पढ़ने। कौन से? डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, forfeiture of property. Sure, let's start with death. Now coming down to death, हाँ जी, yes पराग, कुछ डाउट? उसामा, कोई डाउट? मजाक में जबरदस्ती नहीं होती, मतलब कोई मजाक में रेप करता है? तो आपने जबरदस्ती क्यों की? अच्छा अब ना, अब तू इसको तेरे डिफेंस में मत सोच, मैं तेरे को क्या कहना चाह रहा हूं। ये बैठा पराग, ये बैठा हमारा ओसामा। एक तो तेरा नाम तेरा दुश्मन है यहाँ पे, ठीक है ना। आधा तो कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि ओसामा क्यों हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसी नाम वाले आदमी ने बहुत धमाके किए। ओसामा, पराग, यहाँ पे बगल में कोई हरीश नाम का इंसान जिसका पूरी दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं, वो अपने अकेले रास्ते में 4-4 कदम चल रहा है, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। ओसामा को मस्ती चढ़ी, ओसामा लाया बॉटल टीचर्स की, और यहाँ पराग भैया को एकदम डन। अच्छा पहली बात तो एक बात समझना, मतलब पराग को आपने इंटॉक्सिकेट किया, पराग पागल नहीं हो गया, ठीक है, कि वो यहाँ से उठेगा चाकू जय हिंद, ऐसा होगा नहीं। तो इतना सब्जेक्टिव केस बनना नहीं चाहिए, पहली बात। हाउएवर फिर भी बन रहा है, तो अब मैं क्या प्रूव करूंगा अगर हरीश सर की तरफ से मैं लड़ने आऊंगा, तो मैं कहूंगा सर इन दिस केस one person is dead, one was intoxicated and we can see this in reports, only one was not intoxicated, he forced Parag। अब मैं तेरी इंटेंशन प्रूव करने के लिए निकलूंगा कि तेरा और हरीश सर का कुछ पंगा था। इस पूरे केस में मेरी सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि सर ओसामा का कोई पंगा था, उसकी वजह से उसने पराग से सब कुछ कराया। हम पराग को छोड़ नहीं रहे अभी तक, हम पहले तुझे पकड़ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर डीलिंग के अंदर पराग की रिपोर्ट बताएगी एफएसएल कि कितना हाईली इंटॉक्सिकेटेड था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मस्ती करता है, 1 2 3 पूरी बॉटल पिला दी, मतलब हम कहेंगे इतनी कितनी गहरी दोस्ती, ठीक है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो मांग मांग के लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तू जबरदस्ती पूरी बॉटल पिला रहा है, तो कितनी बड़ी बात है ये सत्य। डू यू रिमेंबर अपन ने एक्सीडेंटल मर्डर केस पढ़ा था, ABC, ए बी को मारना चाह रहा पर गलती से मर गया C। मेंस्ट्रिया इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। आपकी इंटेंशन किसी को मारने की थी, कोई और मर गया, आप कोर्ट में नहीं बोल सकते कि सर इसको तो मारना भी नहीं चाहता था मैं। अच्छा देखो, मैंने ना आपको सेल्फ डिफेंस के लिए बार बार बताया है कि सेल्फ डिफेंस में तुमको कोई कंकर फेंक रहा है, तुमने पत्थर उठा के मार दिया पूरा, ये सेल्फ डिफेंस नहीं चलेगा। सामने वाला बंदा अगर तुम्हारे सामने गन लेके खड़ा है और उसकी गन में एक गोली है, तो तुम्हारा भी राइट है एकदम आराम से निशाना मारो। हाउएवर सेल्फ डिफेंस में आपको एडवाइस किया जाता है, आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, ऑनर किलिंग नहीं, ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो हमने उसकी जान ही नहीं लेनी है, हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जहां पे एक बार के लिए आप वहां से भाग के निकल पाओ। हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट आपके सामने एक बंदा गन लेके खड़ा है, उस टाइम आप निशाने नहीं लगाओगे, जहां चल गई, ये वाला सिस्टम है। तो हम समझते हैं इस बात को, बट सेल्फ डिफेंस में सामने वाला बंदा है तुम्हारे सामने कि मैं तुझे मार दूंगा, तूने डर गया, गन उठाई, गोली मार दी। अभी तक उसने सिर्फ असॉल्ट किया था और तूने गोली चला दी, ठीक है। इसमें भी एक बहुत अच्छा केस था, राजस्थान का केस है, टेरिस टू नीचे बैकफायर चल रहे थे। In the start of this case, the question is quite realistic. आपके दुश्मन ने आपके लिए एक सवाल भेजा है कि सर
ये जो केस था जहां पे ओसामा ने पराग को शराब पिलाई तो ओसामा पागल होता, तो पराग तो पागल नहीं था, या पराग भी पागल है? एक पागल ने पराग को फोर्स किया। भाई इन दैट केस पागल तू है। क्या कर रहा है? कुछ भी केस बनाना है, ठीक है। इन आइदर केसेस एन ऑफेंस डन बाय समवन हु इज मेंटली इल, उसको अपना एक फाइनल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि कितनी तरीके से मेंटल इंजरीज है उसको, कि वो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता। इफ ही इज अनेबल टू फॉर्म एन इंटेंशन वी कांट डू एनीथिंग टू हिम, फिर उसे सिर्फ और सिर्फ रिहेबिलिटेशन सेंटर में रख दिया जाएगा अपने पास टिल द टाइम ही इज नॉट फाइन, दैट्स इट। कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों पराग को क्यों नहीं होगी? एक पागल इंसान तुझे शराब पिला रहा है और तू पी रहा है, सच सच बता दोनों में से पागल कौन है? साले कुछ भी, मतलब पैसा दिया तो कुछ भी पूछना है हमको। कम बैक, यस। अगर यहां पे तूने कोई तेरी अधूरी कहानी पूछी, प्लान बनाया और अभी हुआ था एक रीसेंट केस है, नहीं दिस इज अ केस, यहाँ पे एमपी का केस है। हाउ डज दिस टर्न्स आउट टू बी कि दो स्कूल ग्रुप एक ढाबे पे गए जहाँ पे ये लोग खाना खा रहे थे। टर्न्स आउट टू बी कि वो ढाबा लिकर भी सर्व करता था। हाउएवर वो ढाबे ने मना कर दिया इसको कोर्ट में आके, क्यों? क्योंकि ढाबा था, उसने कहते कि खुद ही लेके आए थे लेकर, हम तो सिर्फ ग्लास में डाल के दे रहे थे, जबकि वहीं सर्व करते थे। तो भाई ये 4-5 लड़के इधर बैठे, 4-5 लड़के इधर बैठे, ये दोस्त हैं दोनों ग्रुप। और अब इन लोगों ने पता नहीं कुछ तो गेम वेम खेलना चालू कर दिया, अपने गेम वेम खेल रहे होंगे। तो ऐसे नहीं, तो जनरली अपन मान लो कि अगर आप एक बस में मैं एक बस में, तो अपन एक दूसरे को हूट करते हैं कि हम आगे निकल रहे हैं, बस वैसे ही कुछ मस्ती चली होगी इनके बीच में, जिसमें दो लोग काफी हीटेड आर्गुमेंट में आ गए, ठीक है। दिस गाय गॉट अप, उसने उठा और उसने लात मारी और डायरेक्ट उसके प्राइवेट पार्ट पे लात लगी एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और ये सीरियस केस है, ही डाइड ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब वो बंदे जिसने लात मार दी ना, वो हद से सॉरी हो गया कि अरे यार मैं तो बहुत गुस्से में एकदम मार दिया था, मेरा इंटेंशन तो था नहीं मर्डर करने का। अगले दिन अरेस्ट, मर्डर केस, तेल लगाने गया। यू न्यू इट वेल कि तेरी इस लात से क्या हो सकता था, तूने क्यों लात मारी, बात खत्म हो गई। अब वो बंदा वीक था, वो बंदा हद में दुनिया में सबसे ज्यादा वीक था, उसको कोई डिसऑर्डर था, कुछ भी था, फर्क नहीं पड़ता। वो डिसऑर्डर एग्रीवेट हुआ तुम्हारी हरकत से, कहानी खत्म, ही डाइड बिकॉज ऑफ यू। तो क्वेश्चन कम्स टू, और रियल केस है, बंदा अरेस्टेड है, ट्रायल चल रहा है, उसी के सारे दोस्त जो उसके साथ उस दिन कोई गेम खेल रहे थे, अभी सब उसके खिलाफ की विटनेस है, सब के सब कोर्ट ऑफ लॉ में बोलेंगे यार। बाकी 6 लोग तो देख ही रहे थे कि एक जना उठा के लात मार दी। अच्छा मैं बोल रहा हूं जिसको लात मारी होगी ना वो रावण, पर अभी के लिए रावण तुम बन गए क्योंकि वो तो मर गया। तो इस पूरे केस में वो इकलौता बंदा घूम रहा है, बाकी 6 के जो दोस्त निकल गए। उस 6 दोस्तों के साथ 2 लोगों को और अरेस्ट कर लिया गया था, लेटर ऑन उसको बाद में छोड़ दिया गया। तो ये तो बहुत खराब चीज है, 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपन दोनों साथ में बैठे, अपन दोनों पी रहे, पीते पीते दोनों में से मार दिया। पीना वॉलंटरी मेंसरिया ही है, साथ में पी रहे थे तो ये मेंसरिया ही था ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर तूने मेरे साथ कुछ किया तो बात खत्म, तू एक क्रिमिनल ही है क्योंकि तूने कॉन्शियसली ड्रिंक किया था, दैट्स इट। श्योर इनफ? कमिंग बैक, सबके हो गए वसूल? आ जाओ आ जाए। डेथ, a death sentence is the harshest of punishments provided under IPC, which involves the judicial killing or taking the life of accused as a form of punishment. The Supreme Court has ruled that death sentence ought का मतलब क्या? Death sentence सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाएगा to be imposed only in rarest of rare case. रेट नहीं, उसको प्लीज rarest of rare कर दीजिएगा, rarest of rare case. श्योर? अच्छा मैंने आपको बताया था ये जो आप नीचे वाले देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से केसेस में डेथ पनिशमेंट आपको मिल सकती है? अपन डेथ पनिशमेंट को कैपिटल पनिशमेंट भी बुलाते हैं। पहला, मर्डर। मर्डर केसेस के अंदर आपकी मर्डर करने की सिवियरिटी को देखकर, आपके मर्डर करने के रेपिटेटिव नेचर को देखकर डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। 1 श्योर। सेकेंड, मर्डर विथ डेकॉइटी। डेकॉइटी को मैंने आपको अभी भी ऊपर बताया था, दैट इज अ वेरी ग्रेव क्राइम। तो मर्डर विथ डेकॉइटी। नेक्स्ट इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वॉर कर रहे हो, देश में बिल्कुल अस्थिरता लेके आ रहे हो और काफी टाइम से ये कर रहे हो, जरूरत पड़ी तो आपको फांसी भी दे दी जाएगी। श्योर इनफ है? नेक्स्ट अप, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड। अच्छा, अबेटिंग म्यूटिनी का मतलब क्या होता है कि अच्छा, म्यूटिनी इज अ ग्रेव ऑफेंस, वेरी ग्रेव ऑफेंस। एक बहुत, म्यूटिनी मतलब एक ऐसा ऑफेंस जो बहुत ग्रेव है, जिसके लिए आपको डेथ दी जा सकती है। अबेटिंग का मतलब क्या होता है? साथ देना। कोई ऐसा ऑफेंस जिसके लिए डेथ पनिशमेंट है, उसका साथ देने वाले को भी क्या पनिशमेंट मिल सकती है? डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। सो अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड। श्योर इनफ? अच्छा, कितनी चीजें हो गई अपनी अभी तरफ से? मर्डर,
डेकॉइटी विद मर्डर, थर्ड वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अवेटिंग म्यूटिनी, नेक्स्ट। अच्छा अब ये देखना क्या हुआ है, मैं क्यों दूं, विकास सर ने जाके कोर्ट ऑफ लॉ में एक विटनेस दी है। विटनेस में उन्होंने कहा कि मैंने हरीश को देखा था कि इसने ये 6 के 6 मर्डर किए हैं। विकास सर इस केस के ओनली आई विटनेस बन गए एंड हरीश सर वाज सेंटेंस्ड डेथ, ही वाज हैंग्ड, ही डाइड। उसके 15 दिन बाद पता पड़ा कि ये तो सब कुछ झूठ था और विकास सर ने गलत विटनेस दी थी और इसके पुख्ता सबूत आ गए। अब ऐसे केस में आपके बयान पे कोई और को हमने लटका दिया तो अब आप भी ऊपर जाके सॉरी बोलो। गिविंग अ फॉल्स एविडेंस जिसकी वजह से कोर्ट ने किसी को डेथ पनिशमेंट दे दी, अगर हमें ये पता पड़ गया कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया था, ऐसे केस में आपको भी डेथ ही दी जाएगी। श्योर है? बात समझ आई क्या बोला मैंने, देखना। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ एंड, सॉरी हाँ ठीक, कॉमा लगा देना यहाँ पे, डेथ, अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड बाय अ माइनर, यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको यहाँ पे कॉमा लगा के ये नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ माइनर और इनसेन पर्सन। यस एनीवन जो ये बात समझा पाए? अबेटिंग का मतलब क्या होता था? साथ देना। मर्डर नहीं, खाली वहां पर रुको, सुसाइड है। एग्जैक्टली अच्छा, माइनर अंडर आईपीसी इज कंसिडर्ड नॉट एलिजिबल टू फॉर्म एन इंटेंशन। आईपीसी ये मानती है कि माइनर बच्चा होता है, मतलब 17 साल या 16 साल या 15 साल का जो बच्चा है वो समझ ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है। एकदम ठीक है, हिंदी में कहूं तो वो अपनी किशोर अवस्था में है, नहीं फैक्ट है, हिंदी में ही बोलते इसको, तो वो अपनी किशोर अवस्था में है, वो अभी नहीं समझेगा। अभी वो जैसा बाजार में सब कुछ देख रहा है, जैसा चल, अच्छा एक सेकंड, ये कौन सा गेम था यार, एक वो बहुत गंदा जैसे, नहीं आ गए औकात पे सब, हाँ ये ब्लू व्हेल गेम को ऐसा मतलब, अच्छा देखो मेरे को तो ये भी नहीं पता कि वो गेम क्या था, हावेवर मुझे ये सुनना में आया था कि इसमें कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं, आप आज ये करते हो, टास्क ये करते हो, एंड में आता है ये गेम आपको इतना एडिक्टेड बन जाता है कि आपने सुसाइड ही कर लेना है। ठीक है, अगर आपने ब्लू व्हेल गेम के बारे में सुना हो, इंडिया के अंदर भी कुछ मूर्ख थे जिन लोगों ने ऐसे इस गेम के साथ आगे बढ़े, एंड में कमिटेड सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड, अब अच्छा वो माइनर है, समझ नहीं सकता, ट्रेंड चल रहा है ब्लू व्हेल गेम का। अच्छा है ना, ब्लू व्हेल गेम का सबसे बड़ी बात क्या होती थी सर, लोग पागल हैं क्या, पता है आपको कि इसका एंड सुसाइड है, तब भी खेलते हैं क्योंकि उनको ऐसे चैलेंज ये आता था कि आप एंड तक खेलोगे नहीं, आप बीच में छोड़ दोगे। और वो गेम को इतना एडिक्टिव वे में बनाया गया, टास्क इतना एडिक्टिव फॉर्म में बनाया गया कि वो चलता गया, एंड तक आप इतना एडिक्टिव रह गए कि आप इस गेम का लास्ट पार्ट भी खेल ही लोगे, ऐसा बोला गया, इसीलिए इसको ब्लू व्हेल गेम कहा जा रहा था भाई। अच्छा यहाँ पे abatement of suicide by a minor or insane person. Minor is incapable of forming an intention. Insane person is also incapable of forming an intention. या तो वो पागल था या फिर बच्चा था, आपने उनका साथ दिया सुसाइड करवाने में, तो वो तो मर गए, अब तुम भी मरो। एकदम ठीक है। लास्ट, अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट, बेहतरीन। आप पहले भी है ना आजीवन कारावास में गए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में अंदर भेजा है, तुम्हें परोल पे बाहर छोड़ा था। परोल बताया था मैंने, परोल क्या होता है, व्हाट्स परोल? टेम्परेरी रिलीज फॉर अ वाइल, 30 दिन के आसपास आपको छोड़ा जाता है। अगर आप ऐसे लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए आते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए जेल से रिलीज कर दिया जाता है कि घर जाओ, आराम से रहो, कोई पुलिस बीच में नहीं आएगी, अपने सोसाइटल टाइज मेंटेन करो, 30 दिन के अंदर वापस आ जाना, 15 दिन के अंदर वापस आ जाना, 5 दिन के अंदर वापस आ जाना, नंबर ऑफ डेज बताए जाते हैं। अगर आप पहली बार में टाइम पे वापस आते हैं, नेक्स्ट टाइम आपके परोल का टाइम बढ़ता है। सर ऐसे करते करते साल भर भी घर छोड़ देते हैं क्या? नहीं, ठीक है ना। आपके गुड बिहेवियर का मतलब इतना भी नहीं कि आप घर ही रहने लग जाओ, ठीक है। आपको पहले 15 दिन और फिर 30 दिन तक का टाइम दिया जाता है कि 1 महीना पूरा का पूरा घर रह के आओ, ठीक है। आ जाते हैं वापस से। प्रोबेशन, व्हाट्स प्रोबेशन? आप बोल रहे हो कि प्रोबेशन कहेंगे इसको, मतलब व्हाई डू यू टर्म दिस प्रोबेशन इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस? आप एक जनरली गुड बिहेवियर की बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आई थिंक इट शुड हेल्प। Good behavior always helps, and the way you have behaved in the entire these years. However, even if you have a life imprisonment,
गुड बिहेवियर तो तुम्हारा रखना मजबूरी है, वरना 14 के बाद बाहर नहीं आओगे। 14 साल के बाद बाहर आना है तो तुमने गुड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा। प्लस अंदर बैड बिहेवियर से कोई खासा फायदा मिलेगा नहीं तुमको। आई टेल यू टिपिकल जेल स्ट्रक्चर हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। आप एंटर करते हैं, जेल के अंदर मल्टीपल है ना सेल्स बने हुए होते हैं। सेल्स भी नहीं होते एक्चुअली, मान लो ओपन लैंड ही है और एंड में अंदर जाने के लिए एक पिंजरा बना रखा है आपको। सिंपल सिस्टम ही बताता हूँ। तो है ना ऐसे ब्लॉक होते हैं 1 2 3 4 5 6 14 15। जो लास्ट होता है ना वो यूजुअली वेलकमिंग होता है। वेलकमिंग का मतलब क्या, पहले पहले नए नए छोटे क्रिमिनल जब आते हैं ना तो उनको वहां रखा जाता है। 5-7 दिन उनको समझाया जाता है कि वो कहाँ आ गए, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव इट कि आप यहाँ आ गए हो, आपने हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रहना है। आप सुबह सुबह उठेंगे, आपको झाड़ू वाड़ू दिया जाएगा कि जाओ भाई बाहर झाड़ू लगा लो, थोड़ी देर वॉक कर लो, कुछ खा पी लो, ऐसे करके आपका दिन टाइम पास स्टार्ट होता है। अब आप नहीं करोगे काम तो रिपोर्ट होगी, ठीक है। हाउएवर अब इसके बाद आपका ही गुड बिहेवियर कहाँ मैटर करता है, कितने झगड़े किए आपने, कितनी बार आप एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, कितनी बार आपके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा गए वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें कहाँ के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं, आपके गुड या फिर बैड बिहेवियर के लिए क्वालिफाई कर जाती है। मेक सेंस? मिलना चाहिए, एडवांटेज मिलता है, पर सिर्फ वो लाइफ इंप्रिजनमेंट के केस में कि आप भाई आप लोग मान लीजिए कि रेमिशन 14 ईयर्स के बाद हो सकता है। इन केस ऑफ ये जो 6-7 ईयर्स वाली सजा है ऐसा कुछ है, तो ऐसे में सजा कम नहीं होती है, प्रैक्टिकली आपका परोल बढ़ जाता है कि आपको परोल भेज देते हैं, परोल चले जाओ, कोई सोसाइटल कोई फंक्शन है, कुछ है, कोई डेथ सेरेमनी है, ये सब है, अटेंड करने देते हैं। ये फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। आ जाता है फिर मर गए तुम, मतलब एक बात बताओ, वो इंसान वैसे ही सुसाइड कर रहा है, वैसा क्यों करेगा? मतलब थिंक वंस आई एम कमिटिंग सुसाइड, थू मतलब आई एम कमिटिंग सुसाइड, मैं बोल रहा हूँ कि मैं हरीश मथारी की वजह से कर रहा हूँ और वो बेचारा मुझे आई लव यू लिख रहा है मैसेज पे। मतलब क्यों ऐसी पूरी कहानी में मैं उसके खिलाफ लिखूँ? मरता हुआ इंसान क्यों ऐसी जबरदस्ती उंगली करेगा? ऑन द कॉन्ट्री लोग सुसाइड नोट आजकल लिखना पसंद ही नहीं करते हैं, मतलब दे हैव ग्रोन अप, दे राइट ईमेल्स। हाँ हाँ आजकल ईमेल्स का ट्रेंड है भाई, सुसाइड करने वाला ईमेल लिखता है भाई, सबसे पहले ईमेल चेक होता है उनका, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन नेमली, अच्छा देखो ना ये दो तरीके की होती है, एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अच्छा रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आपको जेल तो भेजा जाएगा पर आप वहां जाके खाली सो नहीं सकते, आपको काम भी करना पड़ेगा। अच्छा हार्ड लेबर कुछ भी हो सकता है, पत्थर नहीं तोड़वा रहे आपसे, ठीक है, बहुत टूट गए, अब वो आपसे क्या करेंगे, फार्मिंग करवाएंगे, फार्मिंग करवा के आपको किचन में लगा देंगे, खाना वाना बनाओ सबके लिए, बाकी सब लोग खाना खाएंगे, तो उसको आप बोलते हो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जहां आप अंदर जाने के बाद भी काम करोगे, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तूने तेरा काम कर दिया, अब तू रेस्ट कर, एकदम ठीक है, तेरे को कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा बाड़ा क्लीन करवाना, झाड़ू वाड़ू करवा देना, छोटे मोटे काम ही करवाते हैं। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आपसे ज्यादा काम करवाया जाता है एज अगेंस्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इंडिया रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं देता है यूजुअली, इंडिया आपको क्या करता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही देना प्रेफर करता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अच्छा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब फॉर एंटायर लाइफ। दोस्त लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब फॉर एंटायर लाइफ। वो जो 14 इयर्स वाला आप आइडिया सीख के आए हो वो जज तुम्हारे को माफ करता है, पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 इयर्स नहीं होता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आप लाइफ टाइम गए। श्योर, तो देख लें, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मेंट रेगरस इम्प्रिजनमेंट दैट इज टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट। आपने अंदर ही रहना है जब तक आप जिंदा हो, एकदम ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फोरफीचर। व्हाट इज फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एनीवन? सीजर, जब्त कर लेना प्रॉपर्टी को। फोरफीचर इज डाइवर्स टीचर, डाइवर्स टीचर मतलब टू टेक अवे, टू टेक अवे, यहां तक ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कॉम्पनसेशन in consequence of some default or act forbidden by law. The court may order for forfeiture of property of the accused in certain occasions. The courts are empowered to forfeit property of guilty under section 126 and 127 of IPC. आप insolvent हो गए, आप सामने वाले बंदे का पेमेंट नहीं कर पाए, आप बैंक के लोन्स एंड लाइबिलिटीज नहीं उतार पाए, ऐसे केसेस में क्या कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को आपसे छीन के जब्त कर सकती है? यस, एकदम ठीक है, चलेगा, चाहिए। अच्छा जो भी ऐसे सेक्शंस है ना, इसको एंड में मैं आपको सारे सेक्शन लिखा के देता हूं, सो डोंट वरी विद दिस। ये ना अपने को याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने पर्पसफुली खाली सेक्शन नंबर डाला है, इनके नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपने कितनी तरीके की पनिशमेंट्स पढ़ ली अभी तक? 3। एक सेकंड आया, एक मिनट। डेथ,
सेकेंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्ड फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ जी, किसके केस में? मैंने फॉलो नहीं किया केस अभी तक। कौन सा केस है आगे मतलब बोलना। आई हैवंट फॉलोड द एंटायर केस, तो मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट हाउएवर आई सी दिस केस में क्या है उसके बाद आपको बताता हूँ। आई एम अनअवेयर ऑफ द एग्जैक्ट फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स पूरे पता है? हाँ, तो इसमें गलत क्या है मतलब? अच्छा ठीक है, मैम का क्या कहना है कि एक केस है जिसके अंदर अ बिल्डर टुक ऑल द मनी फ्रॉम द पीपल बट डेंट अलॉट एनी फ्लैट्स और एनी पोर्शंस टू इट। लेटर ऑन लोगों ने कोर्ट में जाके अप्लाई किया। अच्छा सोचो, ऐसे केस में बिल्डर का क्या लॉस था अगर वो खाली सीज होके लोगों को उनका पैसा वापस मिल गया? एक तरीके से तो बिल्डर ने, एक सेकंड आया, एक तरीके से तो अभी तक बिल्डर ने आपसे पैसा लिया, आप कोर्ट गए और बिल्डर ने आपका पैसा वापस दे दिया। तो इस केस में तकलीफ तो सिर्फ तुमको थी, इसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई अभी तक। गेम वन। इंसॉल्वेंट हो गए फिर भी लोन लिया। इंसॉल्वेंट लास्ट में वो होंगे। हाँ इसलिए गया हाँ। ठीक है, इन आइदर केसेस एक बार है ना, मैं पहले एक बार एक केस देख लेता हूँ क्योंकि आपके मल्टीपल फैक्ट्स हैं इसके अंदर। अनटिल अनलेस द एंटायर फैक्ट्स आर नोन, मतलब मेरा आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन गलत जाएगा। मैं इसको रीड करके आपको बताता हूँ। पता नहीं, एक बार रीड ही करना पड़ेगा, मतलब अभी तक मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा आप लोग की बातों से, बट प्राइमा फेसी समझ में आ गया दैट देयर इज अ बिल्डर हु हैज डन एनी काइंड ऑफ फ्रॉड फॉर व्हिच ही हैज गॉन टू जेल। सो वी विल सी टू दिस। ठीक है, आ जाते हैं। अच्छा एक सेकेंड, पर आपकी क्वेश्चन का एक मेन आंसर, एक ही केस में प्रॉपर्टी फोरफीचर प्लस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहली बात, एक ही केस में आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त होना और इम्प्रिजनमेंट दोनों की दोनों हो सकती है। एक ही केस में फाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। ये इंडिविजुअल पनिशमेंट्स नहीं है, ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं। एक ही बार में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस ये भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन भी लग सकता है, डेथ भी हो सकती है। एकदम ठीक है, 100% जाएगा ही जाएगा, आते ही जाएगा। उसके पहले उसकी प्रॉपर्टी अपने फोरफिट कर ली है, इधर आते ही उसको अरेस्ट करके रखेंगे। अगर जेल नहीं जाना तो आ जाता ना वापस, उसको डर ही क्या है कि बस खाली पैसे ही वापस करने हैं। चलो ठीक है, इतने दिन एंजॉय करा है, वापस आके दे दो। फिर तो इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन बन जाएगा, पैसा लेके बाहर भाग जाओ, थोड़े से कमा लो, पुराने पैसे आके वापस कर दो। कौन वो? हाँ, प्रॉपर्टी सीज कर ली। हाँ, अच्छा पर वो भागेगा क्यों फिर? मतलब ऐसा मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि अगर उसके 9 के 9,000 करोड़ उतर गए फिर तो पागल है जो भाग रहा है। अरे बहुत पेमेंट बाकी है, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौड़ियां निकली है, कौड़ियां, कुछ भी नहीं है। हजारों करोड़ के लॉस करके गया अकेला। इन आइदर केसेस इनका कहना है, उसका जवाब दे देते हैं। इनका कहना है कि सर विजय माल्या से बाहर भाग गया, उसने बाहर से फोन किया कि मोदी जी मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, दे देना। तब भी तू वापस आएगा तो तेरे को अरेस्ट होना ही है, पक्की बात है। ठीक है एकदम ठीक है। अच्छा एक सेम बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने किसी को चाकू मार दिया, मैं कहा सुन हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, केस मत करना, चलेगा क्या? द आइडिया इज रॉन्ग। आपने कर दिया जो करना था, अब आपको जो आप वापस पैसे दे रहे हो ना, आप कोई भलाई नहीं कर रहे हो, आपने ऑफेंस कर दिया है, अब सिर्फ आप उसको वापस सही कर रहे हो। हाउएवर पैसा लेके आप यहां से जो भागे वो आता है 2018 के फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर केस, इसे कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को हम एज गुड एज एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एकदम ठीक है, आ जाओ। फाइन, लास्ट, फाइन का मतलब तो सबको पता ही होगा। यस प्लीज गो अहेड। फाइन इज फॉरफीचर ऑफ मनी बाय वे ऑफ पेनल्टी। इट शुड बी इम्पोज्ड इंडिविजुअली and not collectively
When court sentence an accused for a punishment which includes a fine amount, it can specify that in the event the convict does not pay the fine amount, he would have to suffer imprisonment for a further period as indicated by the court, which is generally referred to as a default sentence. ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था क्या? 1/4 of the magistrate power can be sentenced as additional imprisonment. अब इसमें क्या लिखा है उसने कि देखो क्या होता है ना, पेनल्टी इंडिविजुअली लगती है एक केस में, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए और साथ साथ में क्या हो जाए, पेनल्टी भी लग जाए. तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट मेंशन करता है कि अगर इतने टाइम के अंदर तुमने पेनल्टी पे नहीं करी, फाइन पे नहीं करा, तो तुम्हारी जेल इतने महीनों से और बढ़ा दी जाएगी. अब तुम्हारी चॉइस है कौन सा वाला पैकेज लेना है. श्योर इनफ? बोलो यहां तक. 1 मिनट की सांस ले लो. अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. 1 मिनट आराम से ब्रेक ले लो, ठीक है? पर यहां से अपने को 10 मिनट खाली मेरी बात सुननी है. It's not a murder, it's a rape murder. Everyone individually have the right to apply to the president. क्लेवरली उनको पता था कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो उनके लॉयर ने इंडिविजुअली एक एक करके एप्लीकेशन दिया है. सो अब एक लास्ट बंदा है जिसका राइट है, खत्म, बस. अभी वो रिजेक्ट हो जाएगा. अभी मतलब प्रेसिडेंट भी एकदम प्रेशर में होगा, आते ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? ही इज आस्किंग अबाउट निर्भया केस. डन क्या? क्या ज्यादा है? एज बहुत ज्यादा है. ओके, हाँ. आई हैव एनकाउंटर्ड अ केस जहाँ पे एक 85 साल के इंसान को 1 दिन के लिए जेल भेजा गया था क्योंकि उसने पेड़ काटा था जवानी में. बताया था क्या मैंने केस? एक 85 ईयर्स इंसान को जेल भेजा गया था 1 दिन के लिए क्योंकि उसने जवानी में पेड़ काटा था. सो एज इज जस्ट अ नंबर. वी लव यू. अरे केस तब से चल रहा था, एंड में जजमेंट आया. उसके जवानी का केस था, जजमेंट एंड में आया. हाँ जी. बताओ, अंकल पहले ही चले जाते 1 दिन के लिए अंदर, क्या ही था इतना. उस टाइम पे पनिशमेंट थी. मैं क्या, उसके जवानी का केस था. वो चिपको आंदोलन टाइम चल रहे थे ना उस टाइम पे कि पेड़ नहीं काटने देंगे. हाँ जी. एसी लिमिट, एज जेल में क्या एज लिमिट है भाई? अरे यार, जब तक तू जिएगा तब तक तू स्टेट के ऊपर कर्जा है, पड़ा रहेगा वहीं. मेडिकल ट्रीटमेंट है, एकदम एकदम है. आपको कुछ तकलीफ है तो करेंगे, ज्यादा थोड़ी जिएंगे, सीधी बात है. फ्री फ्री, स्टेट गिव्स यू एवरीथिंग फॉर फ्री, एवरीथिंग. आपने सिर्फ एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा क्राइम करना है, उसके बाद स्टेट आपका ध्यान रखेगा हमेशा. स्टेट इज वेरी नाइस इन दैट केस. ठीक है, अच्छा ना. अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. सबके हो गए डाउट वसूल पूरे? ठीक. अच्छा, अब है ना, अब अपन क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको 2 चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ. दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों ही डेडली हैं, पर इंडियन कोर्ट्स में ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडली है. 2 तरीके के सेक्शंस बनते हैं. एक बनता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दैट इज 120A एंड 120B. ठीक है, जहाँ पे B में पनिशमेंट, A में कॉन्स्पिरेसी समझाई गई है. वापस बोल रहा हूँ, 120A 120B, जहाँ पे B में पनिशमेंट और A में कॉन्स्पिरेसी समझाई गई है. एक और सेक्शन बनता है, मतलब एक और ग्रुप ऑफ सेक्शंस है, 127, 128, 129, 127, 28, 29. अब 127, 128, 129 कॉन्स्पिरेसी नहीं, गिरोहबाजी बनता है. क्या है? गिरोहबाजी. गिरोहबाजी का मतलब क्या? ग्रुपिज्म. अब ग्रुपिज्म और कॉन्स्पिरेसी में फर्क क्या है? हम कॉन्स्पिरेसी को एक क्रिमिनल इलीगल एक्ट मानते हैं ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग समथिंग, जबकि कॉन्स्पिरेसी को जो 127, 128, 129 में अपन यूज कर रहे हैं, वहां पे अपन लोग इंटेंशन मिसिंग मान रहे हैं. हम लोग वहां पे मान रहे हैं कि बहुत सारे लोग साथ में आ गए और एक झगड़ा हो गया. जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे और पराग के बीच में झगड़ा हुआ, 4-5 लोग बीच में आ गए और हम सब लड़ने लग गए. यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 4-5 लोग पराग के थे जिसकी वजह से लड़ाई हुई. तो हम 127, 128, 129 की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे. सर, तो ये हमें क्यों बताया जा रहा है कोर्ट में
आपका ऑपोजिट वाला आपके ऊपर 120A और 120B लगाने की कोशिश करेगा और आपका लॉयर कोशिश करेगा कि आप ऊपर 127, 128, 129 में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उसमें सिवियरिटी काफ़ी नीचे आ जाती है एज अगेंस्ट 120A और B की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो दिस इज अ डिफेंस अगेंस्ट 120A एंड 120B, जहाँ पे 127, 128, 129 को यूज़ करके आपको प्रोटेक्ट किया जाता है. एक बार के लिए आप मर्डर सेक्शन से इजीली निकल सकते हो, बट 120A और 120B को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है. सो इट्स अ वेरी डेडली सेक्शन जिसको लोग बहुत डरते हैं अपने ऊपर चार्ज लगने से पहले. सो दे विल ट्राई ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी कि ये ना लगे. श्योर. Criminal conspiracy is covered under 120A, 120B of the IPC. Definition of criminal conspiracy 120A. Let's see कि इसने 120A ने क्या बोला. When two, do you see the word two has come in picture? ऑफेंस एक भी कर सकता था, पर इन लोगों ने 2 वर्ड यूज किया. क्यों? क्योंकि अब ये कॉन्स्पिरेसी है. When 2 or more persons agree to do or cause to be done. अग्री किया है कुछ करने का या हरकत करी कुछ गलत करने की. An illegal act. An act which is not legal by illegal means such an agreement is designated a criminal conspiracy. Sure. केस देखो. Venkata Krishna versus CBI. The ingredient of the offense of criminal conspiracy. देख लेना, इस केस का जजमेंट है ये, और आपको ये सेक्शन याद रखना है, ये केस याद रखना है. ठीक है, दिस केस इज इंपॉर्टेंट. आर वेंकट कृष्णन वर्सेस CBI. इसने क्या बोला कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. 1, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन. Second, the agreement must relate to an illegal act, an act which is not illegal in itself but is done by illegal means. दोनों में फर्क समझ में आया. पहला वाला क्या बोला कि एक्ट ही क्या है, इलीगल है. सेकंड वाला क्या है, एक्ट इज नॉट इलीगल, पर उसे जिस तरीके से किया गया वो क्या है, इलीगल मीन्स है. श्योर इनफ. अच्छा सर, इसका एक एग्जांपल मुझे लगा था आप बोलोगे. इंडिया में गोल्ड खरीदना इलीगल है क्या? नहीं. हावेवर जब मैं बाहर गया था, वहां से बिना बिल का बहुत सारा गोल्ड खरीद के बैग में भर के यहाँ पे ले आया मैं. गोल्ड ही तो है, चलेगा क्या? डजंट मैटर. इलीगल तरीके से किया जो किया तूने. इसीलिए यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि तुम सब लोगों ने मिलकर क्या कर लिया, कॉन्स्पिरेसी कर ली है. श्योर इनफ. नाउ NCT of Delhi versus Navjot Sandhu. In order to prove a criminal conspiracy which is punishable under 120B, there must be direct or circumstantial evidence to show that there was an agreement between 2 or more persons to commit an offense. The accused had never contacted the deceased terrorist on place but had helped one of the conspirators to flee to a safer place after incident was not held guilty as conspirator. आ जाइए. अच्छा, इसको आराम से देखना, ये केस बहुत शानदार है. ये केस जा रहा है पार्लियामेंट अटैक केस. इफ यू हर्ड अबाउट इट, पार्लियामेंट पे ऊपर अटैक होता, दे हैड ऑलमोस्ट रीच देयर. पार्लियामेंट के एकदम आसपास पहुंच गए थे, सारी मंत्री लोग एकदम टेंशन में आ गए थे कि उड़ेंगे अपन. ठीक है ना, ये तो मतलब एंड में रुक गए लोग. तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी को भी पार्लियामेंट अटैक केस नहीं पता. ठीक है, खैर अपन ने उस बहुत ज्यादा पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर नहीं जाना है कि कहां से थे क्या थे. अपन मुद्दे की बात करते हैं. इसने क्या बोला, 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझाता है, तो मैंने 120A समझाने के लिए केस डाला है. दैट इज आर वेंकट कृष्णन वर्सेस CBI. अच्छा, नेक्स्ट वाला केस अपन 120B समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या दी गई है, पनिशमेंट दी गई है. अब कब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, कब नहीं की है, वो इस केस में बताया गया. देखना इसने क्या बोला, देयर मस्ट बी डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. व्हाट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एनीवन? अच्छा देखो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बड़े डेडली होते हैं, पर वो कब डेडली बनते हैं, इन द इवेंट कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं और आप 5 लोग साथ में थे, हम लोगों ने कहीं पे बाहर मर्डर कर दिया, किसी ने भी नहीं देखा है. अच्छा, देखा भी होगा, आप सबने देखा इधर वाले साइड ने, पर सबने आगे कह दिया कि नहीं हमें नहीं पता ऐसा कुछ भी हुआ. अब कोर्ट कह रही है डायरेक्ट एविडेंस खत्म हो गए. अब कोर्ट के पास बाहर की एक फुटेज है जहां पे उन्होंने ये देखा है कि जिसको हमने मारा उसने हमारे साथ धक्का मुक्की की थी. एक, ठीक है, कोर्ट में एक बंदा आके बोल रहा था कि सर इन लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई थी, और एक इंसान ने उसमें से कहा था सामने वाले को कि मैं तुझे देख लूंगा. बस सर, मर्डर होते हुए नहीं देखा मैंने सिर्फ क्या देखा, इसने बोला मैं तुझे देख लूंगा. फिर ये अंदर गया. अच्छा, सामने से ये लोग कोई तो पीजी में रहते थे. अब पीजी में कोई वार्डन होगा, वार्डन ने बोला कि अरे यार मेरे को भी ऐसा बोल रहे थे कि इनको धक्का वक्का दिया है और आज तो हम उनको मारेंगे, ऐसा बोला.
आपके सामने मारा क्या? सर नहीं, हमारे सामने नहीं मारा। अब यहां पे तुम्हारे सामने जो मैंने पूरा केस बनाया उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है मारते हुए देखते हुए, हाउएवर तुम फिर भी मुझे पनिश कर रहे हो क्योंकि तुम सरकमस्टेंस बना रहे हो। बाहर तुम्हारा झगड़ा हुआ, ये कैमरा में दिख रहा है। एक बंदे ने इस चीज को सुना कि तूने उसको बोला कि मैं देख लूंगा, वही चीज अंदर वार्डन ने वापस से बताई कि भाई तूने बोला था कि सर हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये सब सरकमस्टेंसेस है। तो ये कब डेडली बन जाते हैं? जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। सो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस आर वेरी गुड एविडेंस इन द इवेंट द कोर्ट डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस, दे रिलाई ऑन सरकमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब बेस्ड ऑन दैट सरकमस्टेंस। श्योर? आ जाओ। To show that there was an agreement between two or more persons to commit an offense. The accused had never, अब यहां पे केस में क्या हुआ देखो, यहां पे एक बंदे के ऊपर केस हो गया। अच्छा केस क्या हुआ है समझाता हूं। इसके ऊपर लगाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्यों? इसने किसी टेररिस्ट को पिक किया और कहीं दूसरी जगह पे छोड़ दिया जहां से वो भाग गया। अक्यूज के ऊपर इल्जाम समझा कि इसने टेररिस्ट उठाया और छोड़ दिया। अब देखो ये जो अक्यूज था हैड नेवर कॉन्टैक्टेड द डिसीज्ड टेररिस्ट। अब बात समझो, ये जो बंदा है जिसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया इसने कभी भी टेररिस्ट से कोई बात नहीं करी थी, बट हैड हेल्प्ड वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स टू फ्ली टू अ सेफर प्लेस आफ्टर द इंसिडेंट, वाज नॉट हेल्ड गिल्टी एज कॉन्स्पिरेटर। नाउ आई एम अ कैब ड्राइवर, ब्रैडली, पराग, दो बहुत ही खूंखार टेररिस्ट हैं। मैंने आज तक इनसे पहले कभी बात नहीं करी। ब्रैडली ने एक ब्लास्ट किया, इसका ध्यान नहीं पड़ा, ब्लास्ट में खुद भी उड़ गया, काफी पास में था। पराग वॉज स्मार्ट, पराग पीछे था, पराग भागता हुआ आया, पराग ने मेरे को आके बोला कि प्लीज जल्दी यहाँ से मेरे को लेके चल, मेरे को निकलना है। मैं इसको पिक किया, मैंने छोड़ दिया। अब मुझे रास्ते में पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया कि तेरी गाड़ी में पराग बैठा हुआ था, तू उसको लेके भाग रहा था। मैंने कहा मेरे को तो पता भी नहीं है कि वो टेररिस्ट था। मैंने, आप चेक कर लो मेरा फोन, मैंने कभी उनसे पहले कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था। मेरे को तो उसने आके बोला कि बिठा भाई छोड़ दे, मैंने मेरी जान की डर से बिठाया और आगे जाके छोड़ दिया। अब सामने वाला इंसान मेरे को गन पॉइंट पे बोलेगा गाड़ी चला, तो उस टाइम पे ये थोड़ी बोलूंगा भारत माता की जय। ऐसे टाइम पे तो बनता ही है कि उसको आगे छोड़ दो। आपका काम क्या है? दौड़ो, पकड़ो। अब इस केस में कोर्ट ने बोला कि सही बात है, इस इंसान को ऐसे कोई डरा धमका के आगे लेके चला गया कि मेरे को छोड़ दो, वो बेचारा ऐसे ही करेगा। आप क्या कर सकते हो ऐसे केस के अंदर? सो इस पूरी की पूरी पिक्चर में इस बंदे को, जो खाली यहां से एक बंदे को पिक करके आगे जाके छोड़ दिया, उसको अपने कॉन्स्पिरेटर नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि इस बंदे ने बोला कि मेरा कोई डायरेक्ट या कोई सर्कमस्टेंशियल कनेक्शन दिखा दो इन लोगों से, आप मुझे कॉन्स्पिरेटर बोल देना। पर उसका कोई डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं निकला, इसीलिए वो 120B के अंदर पनिश नहीं किया गया। केस श्योर है? दिस वॉज द पार्लियामेंट अटैक केस। मैं पार्लियामेंट अटैक केस में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी वाली पार्ट बता रहा हूँ। पार्लियामेंट अटैक केस खुद में बहुत बड़ा है, आप सर्च करना यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। Provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties. एक सेकंड ये कट कर दीजिए, we're done with this already. हाँ जी, ये एक ही पैराग्राफ है, बीच में उसके एक्स्ट्रा स्पेसिंग आई है, प्लीज देखना। द कॉन्स्पिरेसी अराइजेस and the offense is committed as soon as the agreement is made. जैसे ही आप दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, कॉन्स्पिरेसी हो गई है और ये कॉन्स्पिरेसी तब तक चलती रहेगी। एंड द ऑफेंस कंटिन्यूज टू बी कमिटेड एज लॉन्ग एज द कॉम्बिनेशन परसिस्ट, दैट इज until the conspirational agreement is terminated by completion of its performance or by abandonment or by frustration or however else it may be. अब एक काम करो, इन लाइंस को समझने के लिए एक बार कसाब का केस लो। कसाब के साथ पाकिस्तान की साइड से और मल्टीपल लोग आए थे, ठीक है। इन सब लोगों ने अलग अलग एरियाज में जाके शूट करना चालू किया, ठीक है। सब अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल गए, गन्स लेके गए, इतनी बुलेट्स लेके गए, जितनी मतलब इनके बन पड़ी सब ले आए। इन्होंने कहा कि हम ये करते रहेंगे। तो कसाब और एक और टेररिस्ट साथ में था, जो लोग बैक टू बैक गोलियां चला रहे थे। अच्छा एक बात समझना, इनकी एक गोली चलने से पहले भी आई विश कि अगर ये पकड़ा गए होते, अगर इनकी एक गोली चलाने से पहले भी एक बार पकड़ा गए होते, तब भी क्या ये लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आते? आपने बोला सर आते ही आते, सब अग्रीमेंट करके आए थे साले। अग्रीमेंट करके आना, और जब तक आप या तो ये 10 के 10 मर नहीं जाते, या फिर इसे अबैंडन नहीं कर देते, या फिर ये अपनी हरकत कर नहीं देते, कॉन्स्पिरेसी तो आपके साथ चलती ही रहेगी। सो मतलब फ्रॉम द टाइम यू गाइज हैव डन द एग्रीमेंट, कॉन्स्पिरेसी स्टार्टेड। ऑफेंस होगा तब कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, क्योंकि जिस चीज के लिए एग्रीमेंट किया था वो पूरा हो गया।
एंड वंस द एक्ट इज अचीव्ड कॉन्स्पिरेसी कम्स टू एन एंड. अब इस लाइन को रीड करो. द कॉन्स्पिरेसी अराइजेस एंड द ऑफेंस इज कमिटेड एज सुन एज द अग्रीमेंट इज मेड, and the offense continues to be committed so long as the combination persists, that is until the conspirational agreement is terminated by what? Completion, or by abandonment, or by frustration, or however else it may be. What is frustration in this case? कसाब ने जिसके साथ एग्रीमेंट किया था वो अपने आप ही मर गया, कॉन्स्पिरेसी खत्म. इकलौता बंदा है, इकलौते बंदे को कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाओगे. कॉन्स्पिरेसी लगाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 और मोर. ये 2 ही लोग थे, एक मर गया, कॉन्स्पिरेसी खत्म. श्योर, मेक सेंस? अच्छा, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने बाद में पढ़नी है. 120 एकदम क्लियर है? बोलो अब एक बार आराम से ऊपर देख लीजिए. एंड वी स्टॉप हियर फॉर द डे. आज के लेक्चर में बैठने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर मिलेंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.